Good morning, all of you. Today, our first topic is monotonic sequence. Monotonic sequences is one of the alternative methods to identify the nature of the given sequence. The nature of the given sequence means identify the given sequence is convergent or divergent or oscillate. Means एक आपका एक और मेथड आपको मिल गया जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो आपका सीक्वेंस है या जो आपने सीक्वेंस सोचा है या आपके पेपर में दिया हुआ है या आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका नेचर कैसा होगा। वो आपका कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा या आपका ऑक्सिलेट होगा, तो उसका एक और मेथड आपको मिल गया। इसमें क्या करते हैं आप लोग मोनोटोनिक सीक्वेंस में, पहले ये देखते हैं कि मोनोटोनिक सीक्वेंस है किस टाइप का। तो उसी के ये फोर पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है जिसकी डेफिनेशन आपको लिखी है हमने कि मान लीजिए कोई सीक्वेंस है आपका, लेट सीक्वेंस SN किस टाइप का, इसका जनरल टर्म S1 S2 S3 डॉट 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 इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। यदि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कराएगा, इंक्रीज करेगा, कब करेगा इंक्रीज, जब ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्चुअल में इन्होंने अभी ये डिसाइड नहीं किया कि वो स्ट्रिक्टली होगा कि नॉर्मली होगा, तो इसीलिए हमने एक एग्जांपल दिया है आपको कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, मान लीजिए कोई एक सीरीज हमने लेट की इस टाइप की, तो ये क्या आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए ये आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। मतलब जो भी आपका सीक्वेंस इस टाइप का नेचर रखेगा, इस टाइप की क्वालिटी रखेगा, वो आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहलाएगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ स्मॉल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N नेचुरल नंबर के लिए। मीन्स उसकी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। जैसे ये देखिए आप 2 और 2 इक्वल हो गए और उसके बाद 4 आ गया, आपका 6 आ गया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया, इस टाइप का हो गया। इस टाइप के सीक्वेंस को आप लोग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे। सेकंड आपकी बात आ गई, यदि इंक्रीजिंग है तो एक डिक्रीजिंग भी हो सकता है। वो सीक्वेंस तो आप कोई भी बना सकते हैं, बहुत से सीक्वेंस दिए हुए और बहुत से मेथड भी दिए हुए। होता क्या है कि हमको मेन ये चीज करनी है कि एक ऐसा मेथड जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। कोई भी एक आपके पास ऐसा मेथड नहीं है जो सारे टाइप के सीक्वेंस का आपका नेचर डिसाइड कर सके। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ ना कुछ आपको फॉर्मूले भी और आपको ड्राइव करने पड़ेंगे और मैथमेटिशियनों ने किए भी हैं। डिफरेंट टेक्निक से आपने सीक्वेंस का नेचर डिसाइड किया है। और हो सकता है कि कोई ऐसा भी सीक्वेंस आप लेट कर लें जिसके लिए आपके सारे के सारे फॉर्मूले अप्लाई हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई सीक्वेंस ऐसा हो जिसमें कि पर्टिकुलर एक ही फॉर्मूला अप्लाई हो। तो इस टाइप के लिए आपको सारे एक बार हमको बताने पड़ेंगे कि सीक्वेंसेस के वो नेचर डिसाइड करने के लिए हम कौन कौन से टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। तो इसी में आपका एक इंक्रीजिंग हो गया फर्स्ट। सेकंड आपका डिक्रीजिंग की बात आ गई कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कैसा होता है। तो आपने देखा एक सीक्वेंस SN, तो ये एक सीक्वेंस के बारे में आप विचार कर रहे हैं। इसमें तो किस टाइप का सीक्वेंस है, स्मॉल S1 स्मॉल S2 स्मॉल S3 डॉट 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 SN भी आया होगा, फिर डॉट डॉट चला गया होगा। इस सेट टू भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहलाएगा। ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब कहलाएगा, इफ यदि इसका जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। मीन्स आपका एक डिक्रीज करता हुआ टर्म आए। हो सकता है कि कुछ टर्म इक्वल हो जाए लेकिन इसके बीच में कोई भी इससे इंक्रीज करता हुआ टर्म नहीं मिलना चाहिए। यदि इंक्रीज करता हुआ टर्म मिल जाएगा तो ये डिक्रीजिंग नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये सीक्वेंस लिया, मान लीजिए कोई सीक्वेंस था, आपने उसको इस टाइप का उसको आपने सॉल्व किया, n इक्वल टू 1 रखा, फर्स्ट टर्म आ गया, n इक्वल टू 2 रखा, सेकंड टर्म आ गया, n इक्वल टू 3 रखा, थर्ड टर्म आ गया। मान लीजिए कोई इस टाइप का सीक्वेंस आ गया, तो आपने ये देखा है, तो आप ये देखते हैं कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो ये आपको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टर्म अपने पहले वाले से बड़ा नहीं है, सब जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मीन्स ऐसा इज ग्रेटर देन इक्वल टू की भी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। ग्रेटर देन इक्वल टू SN+1, उसके लिए हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया जो दोनों चीजों को दिखाए। ये देखो -2 इज ग्रेटर देन -4 एंड -4 इज इक्वल टू -4 मीन्स सेकंड टर्म जो है इक्वल है थर्ड टर्म के, ये वाली कंडीशन। और
थर्ड टर्म जो है वो ग्रेटर है फोर्थ टर्म के, ये वाली भी कंडीशन मींस ये सीक्वेंस जो है जिसके सारे टर्म ये आ गए, ये जो है आपकी ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कब? जब फॉर ऑल वैल्यू ऑफ स्मॉल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर में बात होती है। तो ये वाला जो गिवन सीक्वेंस है जिसका हमको नेचर डिसाइड करना है उसको हम क्या कहेंगे? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब आपका आ गया, हाँ ये वैल्यू टर्म आ गया। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की बात हो गई। तो मोनोटोनिक क्या होता है? मोनोटोनिक जो है वो ये कहलाता है या तो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, पहले आपने टेस्ट कर लिया, या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, तो उस टाइप के फंक्शंस को आप लोग मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। उसके लिए हमने एक थर्ड आपका लिख दिया पॉइंट कि या सीक्वेंस एसएन गिवन सीक्वेंस जिसका आपको नेचर डिसाइड करना था और आप चाहते हो कि उसको हम एक नए मेथड से करें, या पहले मेथड से नहीं हो पा रहा, हमको थोड़ी सा प्रॉब्लम लग रही है, तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया। हो सकता है बहुत से फॉर्मूले हैं, हो सकता है कि कुछ समय बाद एक आप भी नेचर बना दें भाई टेस्ट कि हम भाई इससे टेस्ट करना चाहते हैं और ये सही है, तो इसका मतलब वो वाला मेथड हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे सीक्वेंस आप सोचिए, भाई आप सोच सकते हैं बहुत सीक्वेंस, जिससे मान लीजिए हम सोच रहे हैं 1 की पावर n, तो देखा जाए इक्वल सीक्वेंस हो गया। ठीक है, तो उसको आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो वो दोनों हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। इस टाइप से भी आप सोच सकते हैं, सीक्वेंस कोई भी सोच सकते हैं। बस मेरा मोटिव क्या है कि उसका नेचर डिसाइड करना। तो सीक्वेंस आपने ऐसा नहीं बात की, इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, दोनों टाइप के एक साथ नहीं। या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा तो वो भी मोनोटोनिक कहलाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा वो भी मोनोटोनिक कहलाएगा। ये दोनों सब फंक्शन आपके मोनोटोनिक फंक्शन कहलाते हैं। इसके बाद फोर्थ आपकी आ गई कि मान लीजिए लेस देन की कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही, इक्वल टू की। ठीक है, लेस देन इक्वल टू की, केवल लेस देन है, मींस जो सीक्वेंस है हमारा एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी हमने वैल्यू रखी जब, तो वो इंक्रीज ही कर रहा है। ठीक है, इक्वल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का सेट, वो क्या होता है? हमेशा इंक्रीजिंग करता है। जैसे एन क्यूब ले लो, तो वो भी क्या करेगा? 1, सेकंड वैल्यू रखोगे 8, फिर उसके बाद आपकी वो सेकंड वैल्यू रखोगे 4, फिर अच्छा क्यूब का लिया, एन क्यूब लिया, फर्स्ट वैल्यू रखोगे 1, सेकंड वैल्यू रखोगे 8, थर्ड वैल्यू रखोगे तो आपका 27, इस टाइप से इंक्रीज ही करता चला जाएगा। तो वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाते हैं। मीन्स आपने एक सीक्वेंस देखा और उसके उसके टर्म रखे बहुत से और कह दिया कि वो जो सीक्वेंस है वो हमेशा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो और वो भी कैसा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहीं पर भी आपका इक्वल टर्म नहीं मिलेगा। तो ऐसे सीक्वेंस को आप क्या कहोगे? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहोगे, वो भी स्ट्रिक्टली, मींस वो इंक्रीज करेगा ही करेगा। इसके लिए फॉर एन बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इस सीक्वेंस के लिए। अब इसके बाद पॉइंट आता है कि इसका एक एग्जांपल भी दे दिया हमने, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल लिया है, आप तब भी ले सकते हो, कोई भी सीक्वेंस को आप टेस्ट कर सकते हो। ये हमने एन के लिए टेस्ट किया, तो एन के लिए क्या बता रहा है कि ये जो है सीक्वेंस वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, उसके बाद जब इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी आ जाएगा आपका। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या कहता है? सीक्वेंस एसएन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मतलब मोनोटोनिकली तो होगा ही, लेकिन वो आपका क्या होगा? हमेशा उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी, मीन्स आपके एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। आप उसको कैसे चेक करोगे? आपने n इक्वल टू 1 रख दिया, आपने n इक्वल टू 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया और सो ऑन कर दिया, और आपने कह दिया कि इसकी कोई भी वैल्यू लिख दो, तो जो पहली वैल्यू है वो हमेशा सेकंड वैल्यू से ग्रेटर होगी। ये चीज मतलब ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। तो हमेशा क्या होगा? जब जनरल में आप फॉर्मूला लिखते हो तो हमेशा nf के लिए लिखते हो, means Sn is greater than equal, Sn is greater than n plus 1 for a value of n belonging to the natural number। इस टाइप की वैल्यू आ गई। इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने आपका 1/n को टेस्ट किया। ठीक है, तो जब हमने 1/n को टेस्ट किया तो उसकी वैल्यू आ गई इस टाइप से, फर्स्ट टर्म रखा, सेकंड टर्म रखा, यही हम जो है बार बार यूज कर रहे हैं। तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि कहीं पर भी इसकी वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, मतलब कोई भी टर्म आपस में इक्वल नहीं होगा और ऑलवेज ये क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो इस टाइप को हम सीक्वेंस को मोनोटोनिकली
स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएंगे। उसके बाद इसके बाद आता है कि आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो है, वो भी स्ट्रिक्टली है दोनों। तो ये क्या कहता है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक हो गया कि लेस होगा या ग्रेटर होगा, ठीक है, इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये इस टाइप का एक होता है, इसमें हम बता दें आपको थोड़ा सा और डीपली इसके बाद वाले लाइन में इसका बेनिफिट क्या मिला हमको। हमने तो पढ़ लिया भाई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया, या उसका एक सब पार्ट और आ गया कि वो स्ट्रिक्टली हो गया। स्ट्रिक्टली भी तो आपका मोनोटोनिक तो होगा ही होगा भैया, वो डिक्रीज तो, लेकिन क्या है कि वो स्ट्रिक्टली है कि ये नहीं, दोबारा डिसाइड करेंगे आप इसका बेनिफिट क्या होगा हमको। आप इससे किसी भी गिवन सीक्वेंस का नेचर डिसाइड कर सकते हो। अब मेरा मोटिव क्या है, किसी भी सीक्वेंस का नेचर डिसाइड करना। तो आपने क्या कहा, इस सीक्वेंस के नेचर के लिए यहां पर हम आ गए कि कोई सीक्वेंस आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है केवल, ठीक है, स्ट्रिक्टली की बात नहीं कर रहे हैं हमने कह दिया कि कोई सीक्वेंस आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और प्लस बाउंडेड भी है, ठीक है। आपने बाउंडेड को पहले से पढ़ रखा है कि बाउंडेड मीन जिसकी बाउंड्री फिक्स हो गई हो, और उसके साथ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी आप कह सकते हो। तो वो इस टाइप का सीक्वेंस आपका हमेशा कन्वर्जेंट ही होगा। इससे भी आप इस सीक्वेंस का नेचर डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी दिया है आपको हमने, उससे भी और समझाएंगे। सेकंड आपकी बात आती है कि मान लो इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग भी होगा। इसका मीन्स यदि आपका कोई गिवन सीक्वेंस जिसका आप नेचर टेस्ट कर रहे हो वो आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये कैसे डिसाइड किया आपने, आपने उसकी टर्म की वैल्यू रख दी, या आपने कह दिया कि ये एसएन टर्म निकाल लिया और एसएन प्लस 1 निकाल दिया। इन दोनों को टेस्ट करने के लिए या तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसा कि क्वेश्चन है, जैसे कि आप इजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दोनों को डिवाइड कर दिया। इससे आपका डिसाइड हो जाएगा कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। उसके लिए कोई हमारे पास नहीं है कि आप लेस भी कर सकते हो, आप डिवाइड भी कर सकते हो। ये मान लीजिए जैसे 1 2 3 है, आपने क्या कहा कि 2 - 1, तो आपने ये भी डिसाइड कर दिया, या फिर 1/2, तो ये भी आपको डिसाइड करेगा कि भाई आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग चल रहा है कि डिक्रीजिंग चल रहा है। जब आपने उसका नेचर में पहले मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिसाइड कर दिया और कह दिया कि ये बाउंडेड है और उसकी बाउंड्री आइडेंटिफाई कर ली, तो जब उसकी आपने बाउंड्री आइडेंटिफाई कर ली तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा होगा, वो कन्वर्जेंट होगा। यदि इस टाइप का नहीं आता है तो फिर आप ये कह दोगे कि भाई हम दूसरे टेस्ट पे जाएंगे। अभी ये नहीं कह दोगे हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको टेस्ट तो करना ही है, उसके लिए एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। और सीक्वेंस भी कोई भी हो सकता है, आप भी बना सकते हो सीक्वेंस। भाई सीक्वेंस एज ए रिसर्चर जब आप बात करते हो तो आप सीक्वेंस के लिए कह रहे हो तो कोई सीक्वेंस हो सकता है, उसका नेचर चेक कर सकते हैं हम। बस ये है कि आपका इस बार जो है स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ सिंपल आपको सीक्वेंस मिलेंगे, आप उसको हायर लेवल में भी जा सकते हो, रिसर्च लेवल में ओपन प्रॉब्लम भी बना सकते हो कि भाई ये सीक्वेंस है, इसका मैंने टेस्ट कर दिया, कोई ओपन प्रॉब्लम पड़ी हुई थी। इसी पर एक आपका एक सिंपल एग्जांपल हमने लिया है 2n/n फैक्टोरियल। ये आपको दिखाना है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और साथ ही साथ इसका हम यहाँ पर नेचर भी डिसाइड कर देंगे। मीन्स एक क्वेश्चन में 2 पार्ट आपके सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे तो ये केवल पूछा है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये आप दिखाइए। तो उसको दिखाने के लिए आपको जनरल लेना पड़ेगा। पहले आपको कम से कम ये तो मालूम हो कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। आपने ये किया n=1 पुट कर लिया तो फर्स्ट टर्म आ गया। आपने n=2 तो ये वैल्यू आ गई 2/1 फैक्टोरियल। n=2 पुट किया, ये वैल्यू आ गई। 3 पुट किया, ये वैल्यू आ गई। 4 पुट किया, ये वैल्यू आ गई। इससे क्या मालूम पड़ा कि आपका जो गिवन सीक्वेंस है जिसके हमने टर्म आइडेंटिफाई कर लिए वो हमेशा क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, मतलब डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यू जो है आगे आगे कम होती चली जा रही है। तो इसको आपने बता दिया कि ये सीक्वेंस आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, ये आपने सोच लिया। लेकिन उसको दिखाने के लिए हमेशा जनरल टर्म पे बात करेंगे, कभी भी आप इसको इस पॉइंट से नहीं दिखाएंगे, ये और एक्स्ट्रा में दिखा सकते हैं। मीन्स ये भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया। पहले आपने ये देख लिया कि भाई हमको तो मालूम हो कि हमको तो श्योर हो कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। पता चला हम ही श्योर नहीं है। पहले आप खुद श्योर हो कि भाई ये इंक्रीजिंग कर रहा है कि डिक्रीजिंग कर रहा है, तभी तो ये टेक्निक आप यूज करेंगे। आपने ये देखा कि ये सीक्वेंस जो है गिवन सीक्वेंस ये आपका डिक्रीजिंग है, उसको फिर आपने जनरल टर्म के लिए लिख दिया
कि एक एसएन सीक्वेंस है, वो ये वैल्यू है, n फैक्टोरियल है ये, और उसका SN+1 निकाल लिया, तो वो क्या आएगा 2n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। अब इन दोनों को आपने डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और आप इस क्वेश्चनों में उलझ जाएंगे। तो इसलिए हमेशा वो मेथड यूज करो कि जो आपका सिंपल से कर सके। तो आप यहाँ पर क्या करो, डिवाइड कर दो, क्योंकि कुछ लोग ने पूछा था कि सर कहीं सब्ट्रैक्ट किया है, कहीं डिवाइड किया है, तो वो कोई मेथड नहीं है, वो तो आपके पास है, एक कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, आपको डिसाइड करना है कि पहला टर्म दूसरे टर्म से बड़ा है या पहला टर्म दूसरे टर्म से छोटा है, तो उसके लिए आप डिवाइड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। जैसे ही आपने डिवाइड किया SN/SN+1, तो ये वैल्यू आ गई। इसमें क्या है कि कुछ टर्म कैंसिल हो गया, 2 की पावर n कैंसिल हो गया, 2 बचा। यहाँ पे n+1 का फैक्टोरियल जो है n+1, n फैक्टोरियल ले जाएगा, वो कैंसिल हो गया, वो ये वैल्यू आ गई। और n क्या है, नेचुरल नंबर है, मींस n जो है या तो 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, मतलब बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल टू, यदि आप मिनिमम वैल्यू में लो तो 1 हो गया, तो इसका मतलब इक्वल हो जाएगा। यदि आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर रहेगा। इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब ये आया कि Sn जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू SN+1 फॉर n बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर। जब आप रिसर्च में जाते हैं, कभी भी आप देखिएगा, जब आप फ्यूचर हाई स्टडी में जाएंगे तो आपको क्या होता है, मेन ये पॉइंट देखने होते हैं, भाई जो पॉइंट पर आप बात कर रहे हो वो उस पर कंडीशन सेटिस्फाई हो भी रही है कि नहीं हो रही है। अब इसके बाद आपने जिससे डिसाइड कर लीजिए, तो आपके लिए है ये इस टाइप से कि भाई हमने डिसाइड कर लिया, फिर हमने, यदि आपने ये भी दिखा दिया तो ये ना भी दिखाए तो भी आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई हम ऊपर डिसाइड करके आ रहे हैं ना नेचर। तो इसके लिए आपने क्या किया, फिर उसके बाद आपने ये एविडेंस लिख दिया। अब इसके बाद आपने इसका जो है देखा कि भाई इसका जो है बाउंडेड सीक्वेंस होगा। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू निकाली आपने। ठीक है, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू देखी आपने, तो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू इससे आपको मालूम पड़ रही है कि भाई इस सीक्वेंस की हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, मींस बाउंडेड अबव जो है वो 2 है। ठीक है, उसके लिए आप उसकी फर्स्ट वैल्यू रख सकते हो, उसके बाद उसकी लिमिट भी निकाल सकते हो, ये भी एक मेथड हो सकता है। ठीक है, नहीं लिमिट निकाल पा रहे हो तो डायरेक्ट डिसाइड कर दोगे कि भाई ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो 0 से पहले ही होगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एविडेंस आपका लिख दिया, बाउंडेड अबव बाय 2। ठीक है, इस टाइप से भी एक लैंग्वेज आपकी बन सकती है। मान लीजिए आप किसी का नहीं टेस्ट कर पा रहे, लिमिट नहीं निकाल पा रहे, आपको प्रॉब्लम आ रही है लिमिट निकालने में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको छोड़ देंगे, इसका मतलब उसके लिए सेकंड टेक्निक यूज करेंगे, जो टेक्निक हमको ज्यादा इजी लिखेगी और जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा, उस टेक्निक को हम पेपर में सॉल्व करेंगे। जनरली आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन जो है वो 5-6 टेक्निक से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी सभी सीक्वेंस के नहीं होता है। कुछ सीक्वेंस अभी हम आपको और बताएंगे, और सीक्वेंस आपको आगे बताएंगे, जो ये बताएंगे आपको कि वो पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो पर्टिकुलर मेथड से ही लगेगा, लेकिन ये वाले जो मेथड है वो इनिशियल वाले हैं, वो सीक्वेंस भी थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। अब इसमें आपने कहा कि ये भाई बाउंडेड अबव बाय 2 है। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू कहाँ है, अब इसको आप आगे बढ़ाते जाए तो आप ये देख रहे हैं वैल्यू डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज करती चली आ रही है, कम से कम होती चली आ रही है। लेकिन आप बहुत आगे बढ़ा देंगे तो जब इसका देख लेंगे तो आपको ये दिख रहा है कि 0 है। ये एक टेक्निक है, देखो इससे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे मान लो आप लिमिट नहीं निकाल पा रहे हैं तो इस टाइप की लैंग्वेज आप लिख दें कि बाउंडेड है और बाउंडेड अबव ये वैल्यू है, तो फिर आपको निकालना नहीं है, आपने इसको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है वो डिफाइन कर दिया है। ठीक है, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि मैथमेटिक्स जो है टोटली लैंग्वेज बेस्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये बाउंडेड बिलो बाय 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपने एक यहाँ पर ऊपर एक डेफिनेशन कही है कि एक फंक्शन जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड हो, तो इसका मतलब वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कहा कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन नहीं सीक्वेंस है, सीक्वेंस इज आल्सो फंक्शन, लेकिन आप इधर सीक्वेंस की बात कर रहे हो तो सीक्वेंस ही पे कहेंगे आप, तो सीक्वेंस है ये आपका, ये एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस जो है वो आपका बाउंडेड भी है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। तो ये एक और आपका मेथड तैयार हो गया जिससे कि हम ये
आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि फंक्शन जो है आपका कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है कि ऑस्किलेट है, ठीक है। नॉन कन्वर्जेंट है, इससे कन्वर्जेंट और नॉन कन्वर्जेंट की बात आती है, मीन्स आपका कन्वर्जेंट नहीं है। और कुछ प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि आपका सीक्वेंस जो है वो कैसा है। जैसे उसी पर हमने कुछ एक और 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो उसको आप देख लीजिए, एक बार हम आपको समझा देंगे। लिमिट ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज यूनिक, मतलब ये कहता है कि यदि कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी आप लिमिट निकाल लें। लिमिट जो है हमेशा यूनिक होगी। आप टेस्ट कर लें 1/n, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल, 1/n सीक्वेंस का यदि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, मीन्स आप पहले ये कहो कि वो सीक्वेंस कैसा है। यदि हमने ये कह दिया कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट हमेशा क्या होगी, वो यूनिक ही होगी। आप उसकी दो लिमिट नहीं बता सकते हैं, नहीं तो वो बाउंडेड तो होगा लेकिन कन्वर्जेंट नहीं होगा। जैसे आपने बताया कि -1 की पावर n, -1 की पावर n बाउंडेड तो है लेकिन उसका वो कन्वर्जेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी लिमिट डिसाइड नहीं हो सकती होगी, ठीक है। तो वो आप कहीं के भी आए कि -1 की पावर n की लिमिट हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो -1 भी आता है +1 भी आता है। लेकिन कोई भी आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस को टेस्ट करेंगे तो उसकी लिमिट आप जब देखेंगे वो हमेशा यूनिक होगी। ये देखिए, आप जब पढ़ते हैं ना, इससे और आपको क्लियर होता है। मीन्स ये प्रॉपर्टीज में ध्यान में रखते हुए आप सभी क्वेश्चंस को चेक करेंगे। मान लीजिए हमने एक सीक्वेंस निकाला, ठीक है, और आपने उसको देखा कि इसकी लिमिट क्या आ रही है। ऐसा तो कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है हमको जो कि कन्वर्जेंट हो और उसके लिमिट यूनिक ना हो। तो होगा तो आप उसमें क्लेम कर सकते हैं। यही रिसर्च की एक इनिशियल स्टेज होती है कि भाई हमने एक किसी ने रिसर्च की थी, उसमें हमने चैलेंज कर दिया कि जो आपने लाइन लिखी है, जो आप कहते हो ये ट्रुथ है, वो हम आपको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो है उससे ग्रेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा डीपली करना पड़ेगा वर्क, कि भाई हम एक ऐसा सीक्वेंस भी निकाल पाते हैं कि जो आपका क्या है, जो आपका कन्वर्जेंट था उसकी लिमिट जो है यूनिक नहीं आ रही है, तो यहाँ पे हम तुरंत कंट्राडिक्शन लगा देंगे। यदि हमको भेज देंगे तो हम आप दोनों का नाम अटैच करके भेज देंगे, भाई हम दोनों ने आइडेंटिफाई किया। या आप डायरेक्ट भी भेज सकते हैं ओपन प्रॉब्लम करके कि भाई आपका ये ऐसा था पहले सीक्वेंस, हम उसमें कंट्राडिक्शन कर रहे हैं। नहीं मिलेगा तो जो उन्होंने लिखा है वही चीज सही मान लेंगे हम। सेकंड इसकी थ्योरम प्रॉपर्टीज आ गई कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो कोई भी आप बाउंडेड सीक्वेंस लो, यदि सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट होगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। यहां लाइन में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हमें लग रहा है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये लाइन होनी चाहिए थी। यहाँ पे थोड़ा सा हमको कंट्राडिक्शन लगने लग गया, अभी इसमें और हम विचार करेंगे। तो अब आप मेन थर्ड पॉइंट में आ जाओ, इस पे विचार वाली बात आ गई, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इस पे थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट में मेन आ रहे हैं हम, इसमें भी विचार करके बताएंगे। लेकिन इसमें एक बात ये ध्यान रखिएगा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड होगा, यहाँ पे कंट्राडिक्शन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है मैं पॉइंट भूल गए हो, तो आप लोग इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड होता है, यहाँ पे लिखा है, हाँ ये ठीक है, यहाँ इसको हटा दीजिएगा आप लोग। ये देखिए मेन पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। ये पॉइंट आपका मेन पॉइंट है, वो पता नहीं कैसे लिख दिया, ये पॉइंट आपका मेन पॉइंट है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है, ये आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपका सीक्वेंस यदि कन्वर्ट कर रहा है तो वो बाउंडेड होगा ही होगा, उसकी अपर और लोअर लिमिट आप डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट आपका यहाँ होना चाहिए था, तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अब इसके बाद आप थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि इफ अ सीक्वेंस एसएन कन्वर्ट्स टू एल, ठीक है, देन एवरी सब सीक्वेंस आल्सो कन्वर्ट्स टू एल, ये भी बात सही है आपकी। ये देखिए इस पॉइंट की बात आ गई आपकी, कहां गया, ठीक। तो आप ये कहते हैं कि ये कोई सीक्वेंस है आपका, वो कन्वर्ट कर रहा है एल पे, ये कोई सीक्वेंस है वो एल पे कन्वर्ट कर रहा है, तो उसका सब सीक्वेंस भी एल पर कन्वर्ट करेगा। अब ये कैसे आप एग्जांपल के थ्रू में बताएंगे, ये आप लोग एग्जांपल के थ्रू में ऐसे बता सकते हैं। मान लीजिए आपने एक सीक्वेंस लिया,
इस टाइप का एन नेचुरल नंबर का सीक्वेंस। आपने नेचुरल नंबर के सीक्वेंस को कह दिया कि ये जो है वो कन्वर्जन 1/n ले लो, 1/n नंबर का सीक्वेंस ले लो। ये तो कन्वर्जन नहीं होता, इधर देख लो, 1/n नंबर का एक सीक्वेंस लिया आपने और कह दिया कि ये कन्वर्ज कर रहा है, और कन्वर्ज कहाँ कर रहा है, आपका 0 पे कर रहा है। तो उसके बाद आपने इसका एक सब सीक्वेंस बना लिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्या हो गया 1/n², तो वो क्या होगा, सब सीक्वेंस होगा, क्योंकि उस सीक्वेंस के उसमें कुछ टर्म मिल जाएंगे, सारे टर्म नहीं मिलेंगे, कुछ टर्म मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा सीक्वेंस भी वो है जो कन्वर्ट करेगा किसे, सेम पॉइंट पर। ये एक अच्छी आपने प्रॉपर्टी बता दी कि एक सीक्वेंस यदि एल पर कन्वर्ज करता है तो उसका सब सीक्वेंस भी आपका एल पर कन्वर्ज करेगा। सब सीक्वेंस पर हमने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए डिस्कस नहीं की क्योंकि वो आपके सिलेबस में कहीं नहीं दिया हुआ है। लेकिन आपका ये मतलब नहीं है कि हमारे सिलेबस में नहीं दिया है तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में नहीं भी दिया है तो भी आप लोग 3 से 4 क्वेश्चन उसके सॉल्व कर सकते हैं। भाई जब हम सीखने ही बैठे हैं तो कुछ ज्यादा अच्छा सीख लें यदि हमको इस समय टाइम मिल रहा है तो। बात आ गई सैंडविच थ्योरम। एक सैंडविच थ्योरम ये बताती है किसी भी सीक्वेंस का नेचर हम कैसे चेक करेंगे, जो ऐसे सीक्वेंस जिसको हम जो है पुराने मेथड से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इस टाइप के मेथड के लिए सैंडविच एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये बताया कि मान लीजिए कोई सीक्वेंस ऐसा है जिसका हमको नेचर टेस्ट करना है और हम उसका नेचर जो है टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके आसपास के सीक्वेंस का नेचर टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें, मान लीजिए हमको किसी स्टूडेंट का नेचर कर पा रहे हैं तो हम ये करेंगे कि भाई उसके फ्रेंड का नेचर चेक कर लेंगे, उसके फैमिली का नेचर चेक कर लेंगे, उससे हमको ये मालूम पड़ जाएगा नेचर क्या है। यदि मेरे पास कोई ऐसा मेथड है तो ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सैंडविच ने एक मेथड दिया। यदि मान लीजिए ऐसा एक सीक्वेंस है जिसका हमको नेचर चेक करना है, तो इसका नेचर हम जो है चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो जब हम इसका नेचर चेक नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यूएन का चेक कर लेंगे, हम क्या करेंगे टीएन का चेक कर लेंगे। लेकिन यूएन टीएन कैसे हैं, यूएन टीएन ऐसे हैं जिसको इसका nth टर्म लेते हैं आप, तो टीएन जो है हमेशा क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू आता है। मतलब एक उससे बड़ी वैल्यू और एक उससे छोटी वैल्यू जिसका हम इजिली नेचर चेक कर सकते हैं और दोनों के लिमिटिंग वैल्यू इक्वल होगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एसएन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एल ही आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकती। ये सैंडविच ने अपनी थ्योरम में बताया कि मीन्स एक ऐसा सीक्वेंस जिसका हमको नेचर डिसाइड करना था तो उसके नेचर हम लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, हमारे पास कोई एक ऐसा मेथड नहीं था जिससे हम उसका नेचर डिसाइड कर पाए। तो उसकी जगह हमने क्या किया, उसके से बड़ी वैल्यू और उससे छोटी वैल्यू जो थी उसका हमने लिमिट निकाली और उसकी लिमिट एल आ गई, तो वो लिमिट जो है इसकी लिमिट के ऊपर हो जाएगी। अब जब लिमिट एसन की आ गई तो उसके बाद हम अपना लिमिटिंग थ्योरम की से इसको वैल्यू जो है वो आपकी क्या होगी, ठीक है। इसी पर हम एक आपको एग्जांपल बताने जा रहे हैं। मान लीजिए एक आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है ये वाला, इस टाइप का वन अप, ये एक टर्म है इसका, ये एसन टर्म है पूरा। मान मीन्स इसका यदि आप n इक्वल टू 1 रख दोगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, कॉमा n इक्वल टू 2 रख दोगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा, n इक्वल टू 3 रख दोगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। इस टाइप के सीक्वेंस का हमको नेचर डिसाइड करना है। तो अब हमारे पास ऐसा कोई भी मेथड समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसका नेचर डिसाइड कर पाए, तो इसके लिए हमने क्या किया, इससे एक एसन टर्म लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और फॉर n इज ग्रेटर देन 1 मींस ये तो सही है, 1 से बड़ा है, भाई 1 से बड़ा है तभी तो नेचुरल नंबर पर आएगी बात, 1 2 3 4 5 इस टाइप से। अब आपने क्या कहा कि इससे एक बड़ी वैल्यू, जिससे बड़ी वैल्यू क्या ले ली आपने, इसका फर्स्ट टर्म ले लिया, और इससे एक छोटी वैल्यू जो कि ये ले लिया। ये भी एक सीक्वेंस होंगे, यदि आप इसको सीक्वेंस के फॉर्म में लिखोगे तो ये भी एक सीक्वेंस हो जाएंगे। तो इसके दोनों का आप क्या करोगे, नेचर डिसाइड करोगे, ठीक है। इसका नेचर डिसाइड करने के लिए आप क्या करेंगे कि इसका जो है आपने इसको टेस्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन एक ऐसी वैल्यू को ऊपर कैसे आ गया, क्या चीज सर एन ऊपर कैसे आया, इसमें ऊपर तो 1 लिखा हुआ है सीक्वेंस में। एक्चुअल में क्या है, इससे हमें बड़ी वैल्यू के ऊपर बात करनी है, ठीक है। एसएन से और टीएन यूएन से कोई मतलब नहीं, मेन हमको देखना क्या है कि टीएन जो है वो यहाँ पे देखिए,
Tn जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, वो Sn हो, और Un जो है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू Sn हो। तो इसके लिए हमको एक अपने मन से ये लेट करना है कि एक ऐसे, देखो जब इसको दोनों को नहीं यदि 1-1 कर दोगे तो इसकी लिमिट नहीं निकाल पाओगे। आप ये तो कह सकते हो कि इसका ग्रेटर देन है और लेस देन है, लेकिन हमारा देखो 2 पॉइंट है, इसकी एक ऐसी वैल्यू लिखना, एक ऐसे वैल्यू को टेस्ट करना जिससे कि हमारी लिमिट भी निकल आए। यदि आप इसको मान लो 1 कर देते तो इसकी लिमिट कैसे निकालते, लिमिट ही ना डिसाइड कर पाते। या मान लीजिए ठीक है ग्रेटर है वो इससे लेस है, लेकिन उसकी लिमिट भी तो डिसाइड हो हमारी, तभी तो हम उसका नेचर टेस्ट कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, एक ऐसी वैल्यू इसमें बना ली इसको देखते हुए। ये हो सकता है कि आप दूसरी बनाओ और आप अलग मेथड बना लो, लेकिन हमेशा एक ऐसी बड़ी वैल्यू लोगे जो ये डिसाइड कर दे कि इस सीक्वेंस की जो वैल्यू है, लिमिट है, वो इसकी लिमिट के इक्वल हो जाएगी। देखो इससे बड़ी वैल्यू 2n² + 2 भी हो सकती थी, या आपकी 2n भी हो सकती थी, लेकिन उसको लिखने से आपका क्या होता, उसकी लिमिट इक्वल ना हो पाती, सेकंड पॉइंट ना आपका सेटिस्फाई हो पाता। जब सेकंड पॉइंट ना सेटिस्फाई हो पाता तो आप लोग सैंडविच थ्योरम से कैसे कह पाते कि Sn जो है वो L के इक्वल है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई ना आपको। तो ये आपको अपने मन से लेट करनी है, लेकिन एक ऐसी वैल्यू लेट करेंगे जो एक नई प्रॉब्लम को ना क्रिएट करे। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे n कर लिया। क्यों कर लिया, उसके लिए हम आपको यहाँ बता रहे हैं। n करने से हमें ये बेनिफिट मिल गया, जब इसको n² को अपने कॉमन ले लिया तो ये n बाहर चला आया। अब इसकी आपने क्या किया, यहाँ पर लिमिट और लिखनी चाहिए थी, लेकिन हमने जिसे नीचे लिखा हुआ है लिमिट ऑफ दिस, ये अलग में आप रखिए। अब जैसे आपने इसकी लिमिट लिखी, यहाँ जो लिखना चाहिए था लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी। जब आप लिमिट लोगे इसको तो n कैंसिल हो जाएगा। जैसे आपका लिमिट में ये आपका n कैंसिल होगा तो ये 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, यदि मान लो आप लोग लिखते केवल इसको 1/2√2n² + 1, तो आप इसकी लिमिट ना निकाल पाते। तो लिमिट ना निकाल पाते तो सैंडविच थ्योरम आपकी अप्लाई ना होती, क्योंकि सैंडविच थ्योरम तभी आप अप्लाई कर पाएंगे जब इसके ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो आपने क्या कहा कि भाई हमने एक ऐसी वैल्यू लेट की जो इससे बड़ी थी और इससे छोटी थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का हमको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके बहुत से फ्रेंड है, लेकिन उसके एक ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे फैमिली मेंबर जिससे कि हम डिसाइड कर पाए। ठीक है, तो उस टाइप के पर भी ये बात हो रही है। तो आपने ये क्या कहा कि ये UN जो है वो एक ऐसी वैल्यू ली हमने जो क्या थी, जो आपकी Sn से छोटी थी। Tn एक ऐसी वैल्यू हमने लेट की जो क्या थी, Tn की वैल्यू जो है वो Sn से बड़ी थी। इन दोनों की हमने लिमिट वैल्यू निकाल ली। जैसे ही आपने इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/√2 आ गई। सेकंड वाले Tn की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2 आ गई। अब ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल है, इसका मतलब आप सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं सैंडविच थ्योरम की। तो ये वाली दोनों कंडीशन आपकी सैंडविच थ्योरम की सेटिस्फाई हो गई। तो इन दोनों थ्योरम के यूज से आप क्या कह सकते हो, therefore by sandwich theorem limit n tends to infinity Sn = L, और L क्या है, 1/√2 है। जब L आपकी एक डेफिनिट क्वांटिटी आ गई, इसका मतलब Sn जो क्या होगा वो कन्वर्जेंट होगा। इसका यहाँ बैठा, हाँ ठीक है, ये Sn की केवल यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर उसने नेचर टेस्ट करने को नहीं कहा था। ठीक है, तो नेचर टेस्ट करने को नहीं कहा था तो इसलिए हमने इसका नेचर जो लिखा नहीं, लेकिन इसका नेचर होगा, इसकी थ्योरम की हेल्प से आप बता सकते हो कि इसका नेचर जो है वो आपका कन्वर्जेंट होगा। इसी में बहुत से मैथमेटिशियन ने अपनी अपनी टेक्निक दी। ठीक है, उसमें से सेकंड टेक्निक जो है वो कॉची ने दी। ठीक है, कॉची ने 2 लिमिटिंग आपकी थ्योरम्स बनाई, जिसको फर्स्ट लिमिटिंग थ्योरम और सेकंड लिमिटिंग थ्योरम कहा उसने। और उसका मेन मोटिव ये था कि किसी भी एक ऐसा सीक्वेंस जो आपके माइंड में आ जाए, मान लीजिए अभी हम आपके माइंड में कोई ओपन प्रॉब्लम आ गई, लेकिन उसको सॉल्व भी ये करना पड़ेगा। यदि रिसर्चर कोई एक ऐसी प्रॉब्लम सोचता है कि मान लीजिए इस टाइप की कोई एक आपका सीक्वेंस है, तो उसका हम नेचर कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसका नेचर को डिसाइड करने के लिए वो यही कोशिश करता है कि भाई इसको हम किस टेक्निक से सॉल्व करें। तो उसी में कॉचीज ने एक और अपनी लिमिट थ्योरम बनाई। उसने ये कहा यदि मान लीजिए किसी सीक्वेंस Sn की लिमिट स्मॉल l आ रही है, तो ये इसकी भी लिमिट स्मॉल l होगी। उसने ये कह दिया, एक थ्योरम उसने
स्टेटमेंट टाइप का लिख दिया कि एक एसएन जो है जिसकी लिमिट एल है, तो इसका भी जो सीक्वेंस है इस टाइप का जिसका फर्स्ट टर्म यही है, उसका भी लिमिट एल होगा। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि एक सीक्वेंस है आपका इस टाइप का, तो इस टाइप का एक सीक्वेंस है जिसकी लिमिट हमको बतानी है। नेचर तो देखो हम बाद में टेस्ट करेंगे, लिमिट निकल आई तो नेचर तो वैसे ऑलरेडी टेस्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमारा जो प्रॉब्लम आई वो ये प्रॉब्लम आई कि हम भाई सारे सीक्वेंस की लिमिट कैसे डिसाइड करें। तो लिमिट डिसाइड करने के लिए सब मैथमेटिशियनों ने अलग अलग टेक्निक बताई। तो सबसे पहली आपकी कॉचीज ने क्या टेक्निक बताई कि इस टाइप के सीक्वेंस की आप लिमिट कैसे डिसाइड करोगे। तो उसने क्या किया, इसने एसएन टर्म ले लिया, ठीक है। एसएन टर्म इसका ये रहा होगा, अपने मन से उसने लेट कर लिया कि इस टाइप के सीरीज के लिए पहले हम एसएन पर विचार करते हैं। एसएन जो है वो आ गया 1/2n-1। अब इसकी आपने ले ली लिमिट, जब लिमिट लेंगे तो 1/∞ आ जाएगा जो जीरो वैल्यू दे देगा। इसका मतलब एसएन टर्म की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या कह दिया, n एसएन की वैल्यू आ गई स्मॉल एल। अब आप क्या करेंगे, कॉचीज के फर्स्ट लिमिट का आप यूज करेंगे। वो ये बताता है कि यदि एसएन की लिमिट एल है तो इसके थ्योरम की हेल्प से आपकी इसकी लिमिट भी जो है वो एल होगी। डायरेक्ट लिख देंगे बाय कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट द गिवन सीक्वेंस हैज वैल्यू स्मॉल एल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल एल हो गई। जब एसएन की लिमिट जो है जीरो आ रही है तो इस सीक्वेंस की लिमिट भी आपकी जीरो आ गई। जिसका फर्स्ट टर्म आप लिखना चाहो तो ये होगा, सेकंड टर्म ये होगा। यदि आप इसको अपने क्वेश्चन टाइप का लिखना चाहते हो तो इसको हमने एक्स्ट्रा करके बता दिया, x1 x2 x3 इस टाइप के रहे होंगे टर्म। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो जीरो होगी। अब आपको कैसे निकाला, ये केवल एक को टेस्ट करके। आपने इस टर्म को टेस्ट किया और आपको याद था कि कॉचीज एक ऐसी लिमिटिंग थ्योरम बना रहे हैं कि जिससे कि आप डायरेक्ट उसको अप्लाई कर सकते हो। तो उसकी हेल्प से आपने इसको क्या कह दिया कि ये आपकी कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट वी से दैट द गिवन सीक्वेंस हैज वैल्यू स्मॉल एल, ठीक है। और स्मॉल एल इक्वल टू क्या है, जीरो है। फिर उन्होंने और उसमें ज्यादा वर्क किया। एक्चुअल में कॉचीज का आप कभी देखेंगे तो कॉचीज ने अपने स्टूडेंटों के साथ वर्क किया, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट ने वर्क कराया किया वो अपने टीचर को डेडिकेट कर दिया उन्होंने। उसमें आप जब उसकी थ्योरी देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने अपने नाम लिखे हैं स्टूडेंट्स के, कि बहुत से स्टूडेंट्स को उन्होंने अपनी टास्क दे दी कि भाई ये स्टूडेंट्स जो है इसमें और वर्क करके बताएगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनता है रिसर्च का, ठीक है। या नई प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। भाई एक टीचर जो है वो एक साइड सोचता है, स्टूडेंट जो है अलग अलग स्टूडेंट सब एक एक साइड सोचेंगे तो बहुत सारे आपके विचार आएंगे। उन विचारों से जो कॉन्फ्रेंसेस का और वर्कशॉप का आइडिया होता है वो यही होता है कि डिफरेंट डिफरेंट आपके व्यू आए, ठीक है। उससे क्या होता है कि नई प्रॉब्लम होती है, नई नई ओपन प्रॉब्लम होती है। जब तक कि प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होंगी तब तक कि उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। प्रॉब्लम भी एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च का। तो आपने सेकंड थ्योरम ली, आपने कॉचीज ने ये बताया कि यदि किसी सीक्वेंस एसएन का हम वैल्यू निकाल पा रहे हैं तो उससे भी हम क्या है इस सीक्वेंस को डिसाइड कर पाएंगे कि इसकी वैल्यू की लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इस टाइप का एक सीक्वेंस लिया जिसका nth टर्म ये है, या इस टाइप की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इस टाइप की कोई वैल्यू दी है, इसका आपको क्या करना है, इसका आपको नेचर डिसाइड करना है या लिमिट निकालनी है इसकी, इस टर्म की। इसकी वैल्यू जो है आपने कह दिया ई आएगी, ठीक। अब ये कैसे आएगी, इसको ई निकालने के लिए आपने कॉचीज की सेकंड थ्योरम का यूज किया। आपने बताया कि एक सीक्वेंस एसएन है जिसकी हम लिमिट निकाल सकते हैं। तो क्या आएगी, एसएन आपने लिख लिया, एसएन क्या 1 + 1/n की पावर n होता है। इसकी वैल्यू आपने डायरेक्ट कभी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो एक ऐसे फॉर्मूला लिख लो, 11th 12th में चलता है आपका फॉर्मूला। इस टाइप का हमने कहीं लिखा है, शायद डिफाइन नहीं किया अभी, कहाँ लिखा है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी थी। हाँ हाँ ये देखिए,
ये देखिए ये वैल्यू आ गई। ये जो है लिमिटिंग, इसकी वैल्यू जो है e की पावर x होती है, एक्सपोनेंशियल की पावर x होती है। इसका आप लोग देख भी सकते हैं, इसकी प्रूविंग देख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है, 12th में भी दिया है आपके, 11th 12th में आ जाता है ये 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू e की पावर x। इसको लर्न भी कर सकते हैं, ये वैल्यू आती है इसकी, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप फॉर्मूले की यहां पर इसको आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्या दिया हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, ठीक है। ये एक अलग प्रॉब्लम हुई, लॉग लेके करते हैं, आप देखिएगा बुक में लॉग n लॉग करके 1 प्लस एक्स करके इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, 11th 12th में भी है तो स्टूडेंट हो सकता है पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो इसके बाद एसएन की वैल्यू के ऊपर आप बात करें, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू की आपने लिमिट दे दी, ये हमने थोड़ा सा फॉरेन राइटर की बुक से मतलब लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी के ऊपर नहीं लिखा, ठीक है। तो इसका मीन्स ये हो गया कि ये भी इस टाइप का भी आप लिख सकते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। यही नहीं कि एन टेंड्स टू इंफिनिटी लिखे, पर उसके बाद ले लिया आपने टेकिंग लिमिट। जब आप इसकी लिमिट लेंगे तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, ई वैल्यू आ जाएगी। ई जो है हमेशा याद रखिएगा 2 से 3 के बीच में वैरी करता है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आपको आती हैं तो उस टाइप की भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब कॉची सेकंड थ्योरम से आपको क्या निकला, इससे ई वैल्यू आ गई इसकी डायरेक्ट, तो यही चीज प्रूफ करनी थी आपको, ई होती है, प्रूफ हो गया। यहाँ पे आपने कुछ दिखा दिया है अलग से कि इस टाइप के सीक्वेंस पे हमने बात की, जिसका फर्स्ट टर्म ये रहा होगा। मान लीजिए आप फर्स्ट टर्म नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, इसी से आपने निकाल लिया, सेकंड टर्म ये रहा होगा, थर्ड टर्म ये रहा होगा। इस टाइप से भी आप लोग कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट से इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद एक और आगे बढ़े हम, इसमें आप क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और उसने थ्योरम बनाई, उन्हीं लोगों ने एक थ्योरम और बनाई। उन्होंने ये बताया कि एक एसन सीक्वेंस है जो पॉजिटिव रियल नंबर हो, ठीक है। तो उसका मतलब ये तो गिवन सीक्वेंस है आपका, ठीक है। और हमने क्या कहा कि एक एसन प्लस 1 अपॉन एसन की वैल्यू यदि एल आ जाए, देन आप ये कह सकते हो कि इसकी वैल्यू भी एल होगी। ये बहुत ही माइलस्टोन हो गया आपके सीक्वेंस थ्योरी में, ठीक है। इससे क्या हुई, बहुत सी आपकी ओपन प्रॉब्लम जो है इजिली सॉल्व हो गई, ठीक है। तो इस थ्योरम को भी आप देख सकते हैं कि एसएन प्लस 1 अपॉन एसएन किसी सीक्वेंस का निकाल लिया जिसकी वैल्यू एल आ रही है, एल क्या होगा, हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो उसकी हेल्प से आप ये कह सकते हो कि इस सीक्वेंस की वैल्यू भी आपकी एल होगी। इससे आपकी बहुत सी ओपन प्रॉब्लम जो है वो इजिली सॉल्व हो गई, ठीक है। तो इसी में एक क्वेश्चन हमने बताया है इस टाइप का, ये वाला। मान लीजिए ये एक ओपन प्रॉब्लम दी है, ये 3n दिया हुआ है, फैक्टोरियल 3n अपॉन फैक्टोरियल n का होल क्यूब की पावर 1/n इक्वल टू 27, ठीक है। ये वैल्यू निकालनी है आप। अब आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सीक्वेंस पर विचार करेंगे। आपने क्या कहा कि ये सीक्वेंस एसएन है, ये वाला सीक्वेंस, इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। और आप क्या कहते हैं, एसएन की पावर 1/n, यही वाली एसएन की पावर 1/n जो होता है इक्वल लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एसएन प्लस 1 अपॉन एसएन के। तो इसके मतलब ये निकालनी है, ये निकालने, दोनों एक ही बात हो रही है। हम ये नहीं निकाल पा रहे तो ये निकाल लें, ठीक है, थोड़ा सा इजिली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या कहा कि एसएन प्लस 1 निकाल लिया, एसएन निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया और इसको आपने सॉल्व कर लिया। इस सॉल्व में तो हमें लगता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ये आप लोग इजिली इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, इसका आपने निकाल लिया। इसके बाद इसकी आपने लिमिट निकाली। लिमिट निकालने के लिए एक वही टेक्निक कि आप एन क्यूब इसमें ऊपर से कॉमन ले लें, एन क्यूब नीचे से कॉमन ले लें। आपने जब कॉमन ले लिया, टेकिंग लिमिट ले ली। जब टेकिंग लिमिट ले ली तो आपका क्या आ गया, 3 पहले वाले से ये तो आपका 0 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया थे, 0 0 0, तो ये आ गई आपकी 27। तो इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 27। With the help of given theorem, we say that Sn की पावर 1/n लिमिट एच टेंड्स टू इंफिनिटी पे वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपकी लिमिट एच टेंड्स टू इंफिनिटी Sn प्लस 1 अपॉन Sn की होती है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ गई, 27 आ गई। इस टाइप से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके कभी कभार, इनकी वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, शायद बुक में दिए भी होंगे, किसी जो भी राइटर की आप बुक पढ़ रहे हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि
इस टाइप की प्रॉब्लम में पूछ रहा है कि ये कन्वर्ट करेगा ई पर, डायरेक्ट पूछ रहा है कन्वर्ट करेगा। यदि हम इसके लिमिट निकाल लें तो उससे भी हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग थ्योरम कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ट करेगा ई पर। तो हमने सबसे पहले एसएन सीक्वेंस पर विचार किया। ये मान के आपका एसएन सीक्वेंस है, ठीक है, इस टाइप का सीक्वेंस आपका एसएन सीक्वेंस है। और फिर आपने क्या किया, इसमें Sn+1 निकाल लिया। नहीं यही ठीक है, एसएन सीक्वेंस है ये, आपने एसएन सीक्वेंस इसको लिख दिया डायरेक्ट, ये अलग मेथड आ गया। आपने एसएन सीक्वेंस है, इसको आपको लिमिट निकालनी है। तो लिमिट निकालने के लिए आप कुछ एफर्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सारे मेथड्स का ही यूज करें। तो इसका मीन्स आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा इजिली यदि आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टी की हेल्प से तो आप इसको कोशिश करेंगे। आपने क्या किया, यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू कर दिया एक और टर्म से, तो वही टर्म आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। उसकी हेल्प से आपने ये क्या कहा कि ये वैल्यू आ गई इसकी एसएन की वैल्यू आ गई। जब आपकी एसएन की ये वैल्यू आ गई है तो आप इसकी लिमिट निकाल लें। जब आप इसकी लिमिट निकालेंगे तो वही मेथड जो यहाँ पर आपने यूज किया है, ये वाला आपका ये वाला मेथड, इससे आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। मीन्स इसका ये भी टर्म सेम हो, ये भी टर्म सेम हो, ये बस ध्यान रखिएगा, एन भी सेम हो और ये दोनों टर्म सेम हो, तो ये जो वैल्यू है वो आपकी एक्सपोनेंशियल के पावर में हो जाती है। यदि ये दोनों वैल्यू आपकी सेम है तो ठीक है। तो इसके हेल्प से आपने क्या कहा कि ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो इसकी हेल्प से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वैल्यू जो है वो ई आ जाएगी, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पे हो जाएगा। और यहाँ पे आपने लिमिट निकाल ली, लिमिट निकालेंगे तो 1/∞, जो कि आपका हो गया 0, 1 + 0, 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वो आपका क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस का जो है वो हमने तो अपनी तरफ से बता दिया है, आप लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा।